आज हम आपको लोकतांत्रिक अधिकार, ये लोकतंत्र की किताब यानी नागरिक शास्त्र की किताब से ये पढ़ाने जा रहे हैं। नया चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार। तो समझें, पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। यानी ये देखा कि लोकतंत्र सरकार में जो चुनाव होता है, जो प्रतिनिधि जो लोगों के द्वारा जो चुने जाते हैं, वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हों। यानी लोकतंत्र सरकार में कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो कायदे कानून जो निर्धारित कर लिए हैं उन कायदे कानूनों के मुताबिक काम करें। और ये तत्व ज़रूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ, यानी संस्थाएं भी होनी चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए निष्पक्ष और स्वतंत्र। इसके साथ साथ तीसरा तत्व अधिकारों का उपयोग, यानी जनता को अधिकार मिलने चाहिए और सही ढंग से उपयोग का अवसर मिलना चाहिए अपने अधिकारों का। जनता को अपने अधिकारों के उपयोग का अवसर मिलना चाहिए। और इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए ज़रूरी है। यानी अधिकारों का होना लोकतांत्रिक चरित्र के लिए ज़रूरी है। सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह ज़रूर जानना चाहिए कि उन्हें लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। यानी आप मतलब जो भी सरकार काम करेगी वो जो है नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रख कर के काम करेगी। और इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये अंतिम अध्याय है। अधिकारों के बिना जीवन कैसे होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। यानी यदि नागरिकों को अधिकार न मिलें तो जीवन कैसा होगा, इसकी कुछ वास्तविक घटनाएं देखें। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या महत्व है या क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा भी करेंगे और हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है और इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। यानी अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, अधिकारों को लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमने मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। यानी हाल के वर्षों में अपने देश में इन अधिकारों ने क्या भूमिका निभाई है। तो देखिए, अधिकारों के बिना जीवन। सबसे पहले देखते हैं अधिकारों के बिना जीवन। तो इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो ये आगे दिए हैं। इसके पहले एक ये चिट्ठी के बारे में हम देखते हैं। ये प्रिय श्री टोनी ब्लेयर के लिए लिखी गई है। सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं, मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था,
आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया है? मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा, पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? वो क्या सवाल पूछ रहा है? मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं? वे दूर दराज के ग्वांतानामो वे में क्यों रखे गए हैं? मतलब ये जेल है। मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बातें करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मैंने, मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। तो ये इस तरह से मतलब अनस जमील अल बन्ना उम्र 9 साल के बच्चे ने ये पत्र लिखा है। तो मतलब ये सरकार से पूछने का अधिकार है कि बिना मतलब अपराध के उसको क्यों सज़ा दी जा रही है। अब देखिए, जो प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इनके आंसर आपको पिछले अध्यायों से छांटने हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा में क्या क्या मुख्य रूप से दिया गया है। दूसरा, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं। तो क्यों हैं आत्मा जैसे, ये आपको यहाँ लिखना है। अध्याय 3 में भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को खाली जगह और का अधिकार प्राप्त है। मतलब तो काय का अधिकार प्राप्त है, यानी ये जो है। और चौथे अध्याय से अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ कहाँ पर जाने का अधिकार है। तो ये इन प्रश्नों के आंसर आपको स्वयं लिखने हैं। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। तो सबसे पहले ग्वांतानामो बे का जेल। अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया, अमेरिकी फ़ौज ने, और इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं। मतलब इस तरह के, जो मैंने अभी ये पत्र पढ़ के सुनाया था जो उसने अनस ने लिखा है, तो ऐसे मतलब अनस के पिता जैसे 600 लोग और हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। और इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। यानी मीडिया के लोग भी नहीं मिल सकते और परिवार वाले भी नहीं मिल सकते। कितनी गलत बात है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, उसने जो है इन कैदियों के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि बहुत गलत हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है।
उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते से उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। बताइए, जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों के बराबर का दर्जा नहीं मिला, बल्कि कम दर्जा मिला है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि मताधिकार मतलब वोट डालने का अधिकार, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती हैं। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं, यानी इस तरह का लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए जो है लोगों की आवाज़ विश्व में गूंजनी चाहिए और उनके अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे का टॉपिक कल समझाएंगे। धन्यवाद।